CH16 नमित का दर्द। यामी नमित की शर्ट के बटन लगभग आधे खोल दिए थे। नमित चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाकर यामी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यामी उसे आंखें दिखा देती। नमित इधर उधर देखने लगता। नमित बार बार बोल रहा था, यम सुनो, मैं खुद कर लूंगा। नमित का इस तरह बार बार उसे रोकने की कोशिश करना, ऊपर से इतने दर्द में होकर भी उसे मेडिसिन नहीं लगाने देना। ये देखकर यामी को इस बात बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोली, नम तुम शांति एक जगह खड़े नहीं हो सकती क्या? नमित शांति से स्टेचू बनकर खड़ा हो गया। नमित अपने मन ही मन भगवान से बोला, गॉड प्लीज हेल्प मी, मैं इसके सामने शर्ट नहीं निकाल सकता। यह मेरी चोट को देखकर डर जाएगी, इसे मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज गॉड हेल्प मी। बस नमित के शर्ट का लास्ट बटन बचा था। इतने में अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। नमित ने राहत की सांस ली। जल्दी से यामी को अपनी शर्ट का लास्ट बटन खोलने से रोक दरवाजे की तरफ देखने लगा। नमित की इस हरकत से यामी चिढ़ गई और दरवाजा खोलने चली गई। यामी दरवाजे पर खड़े इंसान को मन में बुरा भला कहा, मेरा नम इतने दर्द में है, लेकिन पता नहीं इस टाइम किसको चैन नहीं है जो यहाँ आ गया। यामी दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा। अचानक गिल्टी फील हुआ। यामी ने अपने मन में खुद को कोसा, यम तुम अपने भैया को ही कोस रही थी, वो बेचारे तुम्हारी और नमित की चिंता में यहाँ आए हैं। इधर अनिल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जल्दी जल्दी दरवाजे से झांक कर अंदर देखने लगा। अनिल अपने मन में बोला, कहीं मेरी बेशर्म बहन ने घायल नमित का फायदा तो नहीं उठा लिया ना। बेचारी यामी अपने आप में गिल्ट फील कर रही थी। अगर उसे पता होता उसका भाई उसके बारे में क्या सोच रहा है, बेचारी यामी शर्म से डूब मरना पसंद करती। ये गुस्से में अनिल की पिटाई कर देती। अभी यामी अनिल से कुछ कहने का सोच ही रही थी। अनिल ने उसे साइड में पुश किया और जल्दी से नमित के पास पहुंचकर उसे गौर से देखने लगा। इधर यामी का मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा उसके भैया को उससे ज्यादा नमित की चिंता है। वो ऐसे उसे साइड में करके नमित के पास पहुंचे, जैसे मैं नमित की इज्जत लूटने वाली थी और वह बचाने आए हो। इधर अनिल ने मन में सोचा, अभी नमित ठीक है, यह क्या मैं टाइम पर आ गया, वरना यामी नमित की शर्ट लगभग उतार ही दी थी। बेचारे नमित की इज्जत मैंने सही टाइम पर आकर बचा ली। ये सोचकर पर प्राउड फील करते हुए सर ऊंचा करके नमित को देखने लगा। इधर नमित अनिल को ऐसे देख रहा था जैसे अपने सेवियर को देख लिया हो। उसकी ऐसी थैंकफुल नज़रों को देखकर अनिल भी स्माइल करता है, जैसे बोल रहा हो इस एहसान का बदला जल्द ही ले लूंगा। यामी पीछे से आती हुई अनिल से बोली, भैया आप यहाँ कैसे? ये सुनकर अनिल बोला, कुछ नहीं, मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी, मैं तुम्हें लेने आया था। जब मैं बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट का वेट कर रहा था, मुझे वहाँ सुरेश अंकल मिले। नमित के साथ विक्रम अकाल ने क्या किया वह मुझे बताया, इसीलिए मैं जल्दी से नमित को देखने आ गया, इसीलिए लिफ्ट नहीं आई, मैं हड़बड़ी में सीढ़ियों से ही आ गया। फ्लैशबैक, असल में अनिल के पास अभी यामी ने कॉल किया था। वह अपने ऑफिस के केबिन में काम कर रहा था। उसने यामी की बात सुनकर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता था यामी अब नमित के करीब जा रही है। उसने सोचा अच्छा ही है, ये दोनों जितना करीब जाएंगे प्यार का एहसास भी जल्दी हो जाएगा। ये सोचकर वह वापस अपने काम में लगने ही वाला था। इतने में नमित के शेडो गार्ड का हेड का फ़ोन अनिल के पास आया। अनिल ने सोचा कहीं नमित और यामी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर जल्दी से अनिल ने फ़ोन पिक किया। उधर से शेडो गार्ड का हेड बोला, अनिल सर, आज विक्रम सर ने फिर नमित सर को मारा। आज मैडम भी उनके पीछे प्राइवेट विला पर चली गई थी। यामी मैडम ने विक्रम सर को हंटर से नमित सर को मारते हुए देख लिया। वो नमित सर को बचाने वहां जाना चाहती थी, लेकिन सुरेश जी ने मैडम को मुश्किल से रोका था। मैडम बहुत ज़्यादा रो रही थी और सर को भी विक्रम सर ने बुरी तरह मारा। मैंने मैडम को भी नमित सर को दर्द में देखकर दर्द महसूस करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नमित सर के अपार्टमेंट पर चले जाइए। मैडम नमित सर को मेडिसिन नहीं लगा पाएंगी, वो उनकी चोट को नहीं देख पाएंगी। अनिल ने कहा, ठीक है, मैं जाकर सब कुछ संभालता हूँ। अनिल अपना काम वैसे ही छोड़कर गाड़ी की चाबी उठाकर जल्दी से नमित के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। दरअसल अनिल नमित का ही असिस्टेंट था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। सभी को यही लगता था अनिल ठाकुर एंटरप्राइज का मामूली एम्प्लॉय है, वह ठाकुर एंटरप्राइज में काम करता है। अनिल यामी से बोला, छोटी तुम जाकर मेडिसिन की किट ले आओ, मैं नमित के घाव पर दवाई लगा दूंगा। फिर नमित को अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो, जिससे उसे दर्द में थोड़ा आराम मिले। तुमने जो खाना बनाना सीखा था, आज नमित को भी अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। असल में जब यामी हॉस्पिटल से आने के बाद जब 10 दिन यामी घर रही थी, तब यामी ने अनिल से दिखावटी खाना बनाना सीख लिया था। वैसे तो वह खाना बनाने में परफेक्ट, किसी को शक ना हो, उसने अनिल से खाना बनाना सीखने का दिखावा किया था। यामी मेडिसिन किट लेने चली जाती है, जो किचन के पास ही एक सेल्फ में था। वहां जाकर यामी अपने आंखों से रुके हुए आंसू बहने देती है। उसने नमित के घाव देख लिए थे, चाहे शर्ट का एक बटन बंद था। उसकी आंखों की देखने की शक्ति अच्छी थी। यामी ने नमित चेस्ट और स्टमक के ऊपर नीले हंटर के निशान को देख लिए था।
यामी ने अपने आंसू मेडिसन के ट्यूब में डालने शुरू कर दिए। उसे नमित के लिए दुख भी हो रहा था। नमित का दर्द जल्द से जल्द कम करना चाहती थी, इसीलिए वो सामने से कुछ नहीं कर सकती थी। मेडिसन के जरिए नमित को आराम पहुंचा सकती थी। इधर अनिल गुस्से से अमित को घूर रहा था। इतनी देर में यामी मेडिसन लेकर आ जाती है। फिर मेडिसन अनिल को देकर किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। नमित अनिल के गुस्से को कम करने के लिए अनिल को चिढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारी बहन का अकेले में फ़ायदा नहीं उठाने वाला था, जो एक फ़ोन पर दौड़े दौड़े चले आए। ये सुनकर अनिल भी नमित को छेड़ते हुए बोला, तुम मेरी बहन का फ़ायदा उठा भी नहीं सकते, उल्टा कभी मौका मिला तब फ़ायदा उठाने वाला इंसान यामी होगी, ना कि तुम। मैं गारंटी देता हूँ, अगर भविष्य में तुम दोनों साथ आए, तुम दोनों के रिश्ते में तुम्हारी नहीं चलने वाली चाहे रोमांस क्यों ना हो, यामी तुम पर हमेशा हावी रहेगी। अनिल की बात सुनकर नमित मुंह बना लेता है। उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। अनिल जो भी बोल रहा था सब कुछ सच ही था, इसलिए नमित को कोई जवाब नहीं सूझा। इसलिए वो मुंह बंद करके सोफे पर बैठने ही जा रहा था। अनिल ने सीरियस होकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बेडरूम में। अनिल की बात सुनकर नमित पप्पी फेस बनाकर बोला, अनिल भैया, आपकी बहन मेरा एक बार नहीं 10 बार फ़ायदा उठा सकती है, जिंदगी भर भी मेरा फ़ायदा उठा सकती है। इसका मतलब यह नहीं आप भी मेरा बेडरूम में ले जाकर फ़ायदा उठाएं। ये सुनकर अनिल चिढ़ गया और गुस्से में डांट देते हुए मगर धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम चाहते हो मैं छोटी को बुलाऊं या मेडिसिन लगवाने चुपचाप मेरे साथ बेडरूम में चल रहे हो? ये सुनकर नमित अच्छे बच्चों की तरह गर्दन झुकाकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। नमित को ऐसे आज्ञाकारी बिहेव करते देख अनिल के होठों पर स्माइल आ गई। नमित के पीछे पीछे उसके बेडरूम में चला गया। अनिल ने बेडरूम में जाकर देखा नमित अपने शॉर्ट्स में सारे कपड़े निकाल कर खड़ा है। जब अनिल की नज़र की नामित विक की बॉडी पर मौजूद चोटों पर गई, अनिल भी अंदर तक कांप गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे नमित को नहीं उसे मार पड़ी हो। नमित के पूरे शरीर पर मोटे मोटे बैंगनी कलर के हंटर से मारने की चोटों से नमित पूरा शरीर भरा पड़ा था। अगर कोई अजान भी नमित की हालत देख ले, नमित की यह हालत करने वाले इंसान को जान से मारने का मन करें। इधर दो आंखें रूम के गेट से अंदर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द, नफरत, दुख, दया, सहानुभूति, प्यार, सारे इमोशंस एक साथ दिख रहे थे। यामी के बाहर गेट पर खड़ी नमित की हालत देखकर लगभग लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर यामी नीचे के गिर जाती, नमित और अनिल को पता चल जाता यामी कमरे के बाहर मौजूद है। यामी से बहुत ज़्यादा देर रुका नहीं गया। वह किचन में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तकरीबन 10 मिनट रोने के बाद खड़ी होकर अपने आंसू साफ करके गुस्से और नफरत से बोली, विक्रम और चिराग, अगर मैंने अपने नम के दर्द का कर्ज तुम दोनों से नहीं वसूला, मेरे पुनर्जन्म का क्या फ़ायदा? ये सोचकर उसने अपने फ़ोन को उठाया, एक नंबर डायल किया। इधर नमित के रूम में अनिल ने खुद को संभाला। नमित के पास जाकर मेडिसिन निकालकर नमित के चोट पर लगाने लगा। अचानक नमित को अपने दर्द दे रहे शरीर में ठंडक महसूस होती है। वो रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। इधर यामी के आंसू अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नमित के शरीर का दर्द कम होने लगता है। जब अनिल मेडिकल लगाकर नमित को देखता है, उसे सुकून से खड़ा देख बोला, तुम आराम से लेट जाओ। नमित जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। अनिल नमित के सिर के पास बैठकर के बालों को सहलाते हुए गौर से नमित को देखने लगा। ये देखकर नमित ने अपनी आंखें बंद करके अनिल की गोद में सर रख दिया। अनिल यामी को ही प्यार नहीं करता, बल्कि वह नमित से भी बहुत प्यार करता था। अनिल के लिए परिवार के नाम पर सब नकली लोग हैं। अनिल की जिंदगी में बस नमित और यामी है। बाकी अनिल को किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अनिल ने हमेशा नमित को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट भी किया है। लेकिन जब बात अग्रवाल खानदान के लोगों की आती है, अनिल नमित के लिए कुछ नहीं कर पाता। इस समय अनिल की आंखें नम थी। नमित ने अनिल के नम आंखों को देख लिया था। नमित अनिल को शांत कराने के लिए बोला, भैया आप तो जानते हैं ना हमारी ट्रेनिंग कितनी कड़ी है, उसमें तो इससे भी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। ये तो मामूली सा दर्द है, यह कोई बड़ा दर्द नहीं है, इतना तो मैं सहन कर सकता हूँ। ये सुनकर अनिल को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अनिल बोला, तुम्हें ये चोटों का दर्द लग रहा है? अरे हंटर से मार की दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें बिना गलती के अपमान से मिला है। तुमने ना कभी चिराग के रास्ते में आने की कोशिश की और ना ही कभी अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया। वो बुढ़े अग्रवाल की गलती है जो तुम्हारे प्यार के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? दूसरा, तुमने कभी चिराग चोट पहुंचाना दूर की बात, तुम चिराग से हमेशा दूर ही मेंटेन करके रखते हो। फिर भी वो पता नहीं किन किन तरीकों से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उस दर्द की बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे उस दर्द को देखकर दर्द हो रहा है, ना कि इस हंटर की चोटों के कारण। वो विक्रम अग्रवाल तुम्हारा भी बाप है, अकेला चिराग का बाप नहीं है। उसे अपने बेटे को इतनी बुरी तरह मारते वक्त बिल्कुल भी दया नहीं आई। क्या उसने ये भी नहीं सोचा उसका बड़ा बेटा सही है या गलत? बिना जाने अपने दूसरे बेटे को इतनी बुरी तरह मार अपमानित किया।
CH17 सुमित्रा की असलियत। अनिल ने देखा नमित कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने गर्दन झुकाकर नमित को देखा, वो सुकून से सो रहा है। ये देखकर अनिल ने झुककर उसके फोरहेड पर किस किया। अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर आ गया। किचन में जाकर यामी सारा खाना तैयार कर चुकी थी। ये देखकर अनिल ने यामी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, छोटी खाना बना दिया, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। मैंने नीलम आंटी को बोल दिया है, वह आकर संभाल लेंगी। नमित को हमें घर चलना चाहिए। तुम मॉम डैड को जानती हो, हम अगर टाइम पर घर नहीं पहुंचे वह बरखेड़ा खड़ा कर देंगे। मुझे लगता है अब तक उसकी चिराग ने इतना ही बोला था। अनिल को याद आया यामी चिराग को पसंद करती थी। अगर उसने चिराग की बुराई की तो वो उसे नाराज हो जाएगी। ये सोचकर चुप हो गया। पहले भी जब अनिल चिराग की बुराई करता था यामी उससे नाराज होकर चली जाती थी, फिर कई दिनों तक बात नहीं करती थी। अनिल चुप रहा। अनिल की चुप्पी को देखकर यामी भी समझ गई उसके भैया उससे क्या कहना चाहते हैं। यामी बोली, भैया मुझे पता है, चिराग ने अपने आदमी हमारे पीछे लगा रखे हैं। आप चिंता मत करो, हम चलते हैं। बस में खाना रख दूं, नमित को बोल दूं वह खाना खा ले। ये सुनकर अनिल ने बोला, नहीं अभी नमित को रहने दो, वह सो चुका है। जब नींद से उठेगा नीलम आंटी उसे खाना खिला देंगी। ये सुनकर यामी ने हाँ में सर हिलाया और अनिल के साथ फ्लैट से बाहर चली गई। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे उन्होंने देखा सामने से नीलम आंटी आ रही है। नीलम आंटी नमित की केयरटेकर थी, जो हमेशा नमित का ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिन पहले नीलम आंटी के बहू और बेटे उनसे मिलने आए थे, इसीलिए नीलम आंटी ने कुछ दिन की छुट्टी ली थी। नीलम आंटी के बहू और बेटे बहुत बड़े ऑफिसर है। नीलम आंटी नमित से बहुत प्यार करती, ख्याल रखती है। बचपन से ही नीलम आंटी ने ही नमित को पाला था। नीलम आंटी के बच्चे उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन नीलम आंटी नमित को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अनिल नीलम आंटी से बोला, आंटी हमने खाना बनाकर रख दिया है। मिस्टर अग्रवाल ने आज फिर नमित को उस चिराग के कहने पर मारा है, प्लीज उसका ख्याल रखना। ये सुनकर नीलम की आंखें नम हो गई और बोली, इस बच्चे पर वो दोनों बाप बेटे बचपन से ही जुल्म करते आ रहे हैं। भगवान सब देख रहा है, उनके कर्मों की सजा उन्हें जल्द ही मिलेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। एक माँ की बद्दुआ है, जितना उन्होंने मेरे बच्चे को दर्द दिया है उससे कहीं गुना उन्हें दर्द मिले। ये सुनकर यामी मन ही मन बोली, आंटी आपकी ख्वाहिश बस आज रात को ही पूरी हो जाएगी। यामी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसके बाद अनिल बोला, आंटी आपने नमित का ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। आंटी ने अनिल और यामी के सर पर हाथ रखकर बोली, बच्चों मैं जानती हूँ नमित बाबा की ही किस्मत खराब नहीं है, तुम दोनों की भी है। तुम दोनों की माँ बाप भी किसी लालची कुत्ते से कम नहीं है। ये सुनकर अनिल को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका बाप सौतेला था, माँ असली थी। नीलम आंटी फ्लैट के अंदर चली जाती है। अनिल और यामी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। नीलम आंटी फ्लैट में आकर किचन में चेक करती है, उन्हें खाना बना हुआ मिलता है। ये देखकर वो स्माइल करती हैं, यामी मैडम आप सच में बाबा से प्यार करती हो। आज से पहले मैंने नमित बाबा के लिए प्यार आपकी आंखों में नहीं देखा, वो प्यार आज इन बुजुर्ग आंखों ने देख लिया। मैंने जब नमित बाबा पर होने वाले जुल्मों की बात की तब आपकी आंखों में नमी आई थी। फिर जब मैंने भगवान से उन्हें बद्दुआ और सजा देने की बात बोली आपकी आंखों में नफरत आ गई थी। मैं तभी समझ गई आप जरूर नमित बाबा के इस अपमान भरे दर्द का बदला जरूर लेंगी। बदला ले या ना ले आपकी मर्जी, पर मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। काश आप नमित बाबा को सच्चा प्यार दे और उनकी जिंदगी में सुकून और प्यार लाए। फिर नीलम आंटी नमित के रूम में जाकर नमित के सर को सहलाते हुए बोली, भगवान इस बच्चे की आपने क्या किस्मत लिखी है, जिसने ना तो बचपन से माँ बाप का प्यार पाया ना किसी और का। लोग कहते हैं चिराग बाबा के पास माँ नहीं है, उन्हें लाड प्यार की जरूरत है, लेकिन नमित बाबा के पास माँ बाप नाना और दादू भी है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता इतने रिश्ते होने के बाद भी नमित बाबा को एक भी रिश्ते की प्यार और प्रोटेक्शन महसूस नहीं किया। ये सोचकर वहीं बैठकर नमित कर सहलाने लगी है। घने जंगल में एक काला साया पूरे काले कपड़ों में ढका, उसके फेस को भी काले कपड़े से कवर किया गया था। वह जंगल में चलता जा रहा था। वह धीरे धीरे जंगल के सन्नाटे में पत्थर पर चलता हुआ जा रहा था, जिससे सूखे पत्ते टूटने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ शांति थी, जो पत्तों की आवाज भी अजीब लग रही थी। वह साया चलता पहाड़ के सामने रुकता है। उस पहाड़ को कुछ देर गौर से देखने के बाद आगे बढ़कर उस पहाड़ के पत्थर पर हाथ रखकर कुछ हो जाता है, मंत्र जैसा। उसके मंत्र को बोलते ही उस पहाड़ में एक छुपी हुई गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस साये के उस गुफा में कदम रखते ही आवाज आई। उस आवाज बहुत शांति, दिव्यता और सुकून भरी थी। पुरुष बोला, यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उस लड़के पिछले जन्म की यादें वापस नहीं आती, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उस काले साये ने अपना चेहरे पर से कपड़ा हटाया। वो सुमित्रा जी थी। सुमित्रा जी बोली, गुरुदेव आप मेरे बच्चे की याददाश्त वापस लाने पर अड़े हैं। आपको नहीं पता वो बचपन से कितने जुल्म सह रहा है। मेरे बच्चे ने 17 वर्ष की उम्र में इतने जुल्म सहे हैं।
अब उसे दर्द भी महसूस होना बंद हो गया है। उसे 17 वर्ष की उम्र में कभी भी उसे ना सुकून, ना प्यार, ना प्रोटेक्शन मिली है। आपने मुझे इस दुनिया के लिए मेरे बच्चे से दूर कर दिया है। मेरी आंखों के सामने जब से मेरे बच्चे ने जन्म लिया है, प्यार और सुकून के लिए तरसते और उसे घुट घुट के जीते देख रही हूँ, बिना किसी इमोशन के रहता है। इस उम्र में भी उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने पता नहीं कितनी दुनिया देख ली हो। गुरुदेव बोले, बेटी मैं जानता हूँ, तुमने और तुम्हारे बेटे ने बहुत कुछ सहा है। तुम दोनों के साथ एक इंसान और है, उसने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो इंसान तुम लोगों से जुड़ा है, उसे सारी सच्चाई पता चल रही है। उसकी पिछले जन्म की याददाश्त आ गई है, इसलिए वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने देगी। तुम्हारे बेटे की रक्षक है। वो आज भी तुम्हारे बेटे की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उस पर अभी कुछ बंदिशों में बंधी है। जब चारों तरफ तुम लोगों पर मुसीबतें आएंगी, तब वो लड़की तुम दोनों माँ बेटी की रक्षा के साथ अपनी भी रक्षा करेगी। पिछले जन्म में वो तुम दोनों माँ बेटे के खिलाफ थी, इसलिए उसकी और तुम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन जल्दी तुम लोगों के सामने आने वाला है। पिछले जन्म में उस दुश्मन ने बस अंधेरे में छुपकर तुम लोगों को खत्म कर दिया था, लेकिन उस लड़की के कारण उस दुश्मन को हार कर तुम लोगों के सामने आना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें इतनी ही सलाह देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ही यहाँ से निकली की तैयारी करो। तुम्हारे पिता से कहो, तुम्हारे बेटे से कहे, यहाँ का बिजनेस किसी ऐसी जगह शिफ्ट करे वह आसानी से तुम लोग जल्दी आने वाली मुसीबत से बच सको। अभी तुम लोग उस तूफान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम्हारा बेटा और तुम्हारे बेटे की रक्षक पूरी तरह शक्तिशाली हो जाएंगे, तभी वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर पाएंगे। इसीलिए तुम्हारे पिता से बोलो, यहाँ से अचानक निकलने का इंतजाम करें। तुम लोगों को कुछ सालों तक छुपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो तूफान आने वाला है उसमें तुम लोगों का सब कुछ लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे बेटे और उस लड़की के कारण तुम लोग बच तो जाओगे, लेकिन फिर तुम लोगों को वापस आकर ही इस तूफान को खत्म करना होगा। गुरुदेव सुमित्रा जी को कुछ देर बातें समझाते हैं, फिर सुमित्रा जी वापस ओल्ड अग्रवाल हवेली आ जाते हैं। सुमित्रा जी अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है, सिंपल से साड़ी बांधकर सोफे पर बैठकर सर्वेंट से मंगाई कॉफ़ी इंजॉय करने लगती है। फिर खुद में सोचा, वो बेवकूफ़ विक्रम सोचता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह हवेली आए या फिर ने प्राइवेट विला पर औरतों के साथ रंगरलिया बनाए, उस बेवकूफ़ का एक ही काम सही है, वह काजल से आज भी प्यार करता है। लेकिन वह काजल के प्यार में अंधा भी है, अब उसके अपने बेटे के प्यार में अंधा हो रखा है। विक्रम अग्रवाल मेरे बेटे पर किए गए एक जुल्म का बदला नहीं लिया। मेरा नाम भी सुमित्रा ठाकुर नहीं। मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए बुढ़े महेश और डैड से तुम्हें मजबूर करवाया। तुम मेरे बेटे को इस दुनिया में आने दो। उस दिन मैं तुम्हें जान से भी मार सकती थी, जिस दिन तुमने मेरा नशे में फ़ायदा उठाया था, लेकिन गुरुजी को दिए गए वचन के कारण बंदी हूँ। गुरुजी ने कहा था, तुम्हारे घर से ही मुझे मेरा मकसद और इस इंसानियत का दुश्मन मिलेगा। मुझे इस घर पर पूरी भर के लोगों पर नज़र रखे हुए 18 साल हो गई, लेकिन वह इंसानियत का दुश्मन कभी सामने ही नहीं आता। मैंने इस घर के सारे मेंबर को निगरानी में रखा है, लेकिन कोई भी मुझे संदेशजनक नहीं लगा। मुझे डैड से बात करनी होगी। हमारे बिजनेस को ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा जहां हम लोग आसानी से छुप सके। सब लोगों की आइडेंटिटी भी चेंज करनी होगी। लेकिन गुरुदेव ने ही किस रक्षक लड़की के बारे में बताया था। जो भी हो टाइम आने पर देखा जाएगा, पहले यहाँ से जाने का इंतजाम करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था, ये तूफान कभी भी आ सकता है। अब मैं विराट से पूछ लेती हूँ, उस विक्रम और चिराग का क्या किया। इतने दिन से सब बर्दाश्त कर रही हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी इन्हें समझ में आएगा दूसरों को अपमान और उत्तर देने पर कैसा लगता है। सुमित्रा जी विराट को फ़ोन करती है। विराट की फ़ोन से आवाज़ आई, हेलो बॉस क्या हुआ। तब सुमित्रा जी बोली, विराट मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया है, चिराग और विक्रम को सबक सिखाने का काम कहाँ तक पहुँचा। विराट भरी हुई आवाज़ में बोला, बॉस हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई ऐसा है जो हमसे भी ज़्यादा शिद्दत से चिराग बाबा और विक्रम सर से बदला लेना चाहता है। ये सुनकर सुमित्रा जी हैरान हो गई। जब विराट के मुंह से चिराग बाबा और विक्रम सर सुना, सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा, विराट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों नीच लोगों को सर और बाबा बुलाने की। वह लोग इतनी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। कभी भी तुम्हारे मुंह से विक्रम और चिराग के लिए बाबा और सर सुना, तुम्हारा वही सर कलम कर दूंगी। ये सुनकर विराट डर के मारे कांपने लगा। फिर डर से उसे बोला, सॉरी बॉस, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर अचानक सुमित्रा जी को कुछ याद आया, क्या वही रक्षक लड़की का काम हो सकता है जो मेरे बेटे के अपमान और दर्द का बदला लेना चाहती है। सुमित्रा जी विराट से जल्दी से बोली, विराट जल्दी करो और पता करो कौन उन दोनों को सजा दे रहा है, हमें उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। वही तुम्हारे नमित बाबा की रक्षा कर सकता है। अभी मुझे गुरुदेव ने बताया, एक रक्षक लड़की होगी जो तुम्हारे बाबा की रक्षा करेगी। ये सुनकर विराट कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन वह 2 काले कपड़े पहने आदमी है। ये सुनकर सुमित्रा जी भी कंफ्यूज हो गई।
फिर भी बोली, आदमियों को पकड़ो और पूछो उनका बॉस कौन है। ये सुनकर विराट ने जल्दी से कॉल कट किया, उनको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन तब तक के लिए वह दोनों गायब हो चुके थे। उधर उसने अपने आदमियों को विक्रम को मारने वाले लोगों को पकड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन वह भी गायब हो गए। CH-18 लीला की बुरी हालत वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। विक्रम और चिराग को गायब हुए 1 महीना हो गया था। किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए। इधर नमित और यामी ने स्कूल जाना, पढ़ाई अच्छे से करना, और नमित ठाकुर इंटरप्राइज मीटिंग हैंडल करना। अपने नाना जी के कहने पर नमित अपने बिजनेस को भी विदेश में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ठाकुर एंटरप्राइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे अपनी पोजीशन खो रहा था और दिवालिया हो रहा है। 1 महीने तक की ही रूटीन रहा। बिजनेस की दुनिया में ऐसा कि एक नई कंपनी ST कॉरपोरेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिससे बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा हुआ था। इस बीच लीला भी गायब रही। आज नमित और यामी आज सुबह स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सामने चिराग व्हील चेयर पर बैठा है और लीला उसकी फ्रेंड जो इतने दिनों से शांत थे। वह लोग चिराग के चारों ओर खड़े उससे बातें कर रहे हैं। चिराग ने नमित को आते देखा तो उसकी आंखों में नफरत दिखने लगी। लीला चिराग का कंधा थपथपाकर उसे शांत रहने का इशारा करके कैटवॉक करते हुए नमित और यामी की तरफ जाने लगी। जब वो नमित और यामी के पास पहुंच गई, लीला ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, नमित मुझे माफ़ कर दो, घर में इमरजेंसी के कारण मैं 1 महीने तक आपसे मिल नहीं पाई और ना ही मैं स्कूल आ पाई। मुझे लगता है आप मेरी यह गुस्ताखी माफ़ कर देंगे। ये बोलकर मासूमियत ने आंखों में उम्मीद थी नमित को देखने लगी। नमित कोल्ड आवाज में बोला, मिस्टर नमित। लीला कंफ्यूज होकर बोली, हन है। यामी बड़ी सी स्माइल करके बोली, नम कहने का मतलब है तुम उसे नमित नहीं बुला सकती। नम को नहीं पसंद कि बाहर के लोग उसे उसके नाम नमित से बुलाए। नम चाहता है आपको जब भी नम को ग्रीट करना हो आप उसे मिस्टर नमित बुलाओ। यामी ने नम बार बार जोर देकर लीला को चिढ़ाया। नमित यामी को देखकर स्माइल कर रहा था और लीला की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा, यम सही बोल रही हैं, मैं यही चाहता हूँ। नमित ने यामी का हाथ धीरे से पकड़ा और लीला को इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। यामी और नमित एक ही क्लास में थे। नमित और यामी दोनों ही स्टूडेंट्स और मार्क्स के आधार पर पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट में आते थे। 12th ग्रेड C के स्टूडेंट थे। लीला को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका मन कर रहा था वो गड्ढा खोदकर उसमें दफन हो जाए। नमित और यामी ने उसकी इतनी बेइज्जती की आसपास के स्टूडेंट उसे देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। लीला को गुस्सा आ गया। नमित और यामी के सामने जाकर घमंड से सर ऊंचा करके खड़ी हो गई। लीला बोली, तुम दोनों में ऐसा क्या है जो तुम लोगों में इतना घमंड है? तुम लोग ना पढ़ाई में अच्छे हो ना स्पोर्ट्स में, तुम लोग मुझे किसी भी चीज़ में नहीं हरा सकते। फिर लीला नमित की तरफ देखकर बोली, आप मिस्टर नमित तुम अपने आप को क्या समझते हो? पूरी स्कूल के सामने अपनी ही फियांसे की इंसल्ट कर रहे हो। तुम कुछ नहीं हो। मुखर्जी खानदान तुमसे कहीं आगे हैं। तुमसे स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में अच्छी हूँ। तुम क्या हो? तुम बस अग्रवाल खानदान के पोते हो और ठाकुर खानदान के पोते हो, यही तुम्हारी पहचान है। और तुम खुद कुछ भी नहीं हो। मैं खुद के दम पर अपना बिजनेस चलाती हूँ। तुमने हेजल बार का नाम सुना है? वह मेरा ही बार है। उसकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए है। तुमने क्या किया है? अभी तक तुम दोनों ना पढ़ाई में अच्छे हो ना बिजनेस में अच्छे हो। फिर तुम दोनों को किस बात का घमंड है जो मुझे इग्नोर करके जा रहे हो? अगर सुमित्रा आंटी ने मुखर्जी खानदान से रिक्वेस्ट नहीं की होती वह हम दोनों की शादी करवा दें। मुखर्जी खानदान तुम जैसे लूजर और ना बेवकूफ़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और अपने साथ अपनी दोस्त भी लूजर ही बनाकर रखते हो। ये यामी भारद्वाज एक घर जमाई की बेटी पूरे स्कूल में फेमस है। लूजर के टैग से तुम कम से कम स्पोर्ट्स में थोड़े अच्छे हो। ये तुम्हारी फ्रेंड बस दिखावा और घमंड करने में अच्छी है। ये बस दूसरों के जरिए चीज़ें हासिल करना जानती है, खुद के दम पर कुछ कर नहीं सकती। तुम इसकी बराबरी मेरे साथ कर रहे हो। खुद को और इसको पहले आईने में जाकर देखो। तुम दोनों में ऐसा क्या है जो मैं लीला मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी तुम दोनों के मुंह लगाऊंगी? सुमित्रा आंटी के बेटे हो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुमित्रा आंटी के कहने पर मेरे घर वाले तुमसे शादी और सगाई करने के लिए मान गए, वरना तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की। मैं आज सुमित्रा आंटी को बताऊंगी तुमने मेरी पूरी स्कूल के सामने बेइज्जती की। यह बोलकर लीला पैर भटकते हुए चिराग और उसके फ्रेंड के पास चली जाती है। लीला वहां जाकर चिराग की तरफ देखती है। चिराग गुस्से से लाल आंखों से लीला को घूर रहा था। आज लीला के कारण उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। उसने सोचा था नमित को लीला अपने जाल में फंसाकर शादी करके ठाकुर खानदान की जायदाद ले लेगी, लेकिन आज जो लीला ने किया था, आज नमित ने लीला का असली चेहरा पूरी स्कूल के सामने बड़ी चालाकी से रख दिया था। सबको पता चल गया था लीला इतने दिनों से इनोसेंट और भोली भाली होने का ढोंग कर रही थी। अब सब लोगों को हर काम में बसते लीला की ही बुराई नजर आएगी। अब नमित आराम से लीला को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता है। जब चिराग को गुस्से में देखा तब लीला को भी रियलाइज हुआ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऊपर से उसने हेजल बार का ऑनर भी खुद को बता दिया है।
लगभग सारी दुनिया जानती है हेजल बार में क्या क्या काम होते हैं। अब जो भी लीला ने इनोसेंट और भोली भाली होने की एक्टिंग की थी वह सब फेल हो गई है। ये देखकर लीला डर गई, क्योंकि लीला जानती थी चिराग और चिराग का जो ब्रेकअप है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो मुखर्जी खानदान और उसे एक चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। इस बारे में सोचकर लीला थरथर कांपने लगी। इतने में क्लास की घंटी बजी। लीला ने वहां से गायब होना ही सही समझा। इधर नमित और यामी अपनी क्लास की ओर जाते हुए एक दूसरे को ताली दी और एक दूसरे की आंखों में देखते ऐसा इशारा किया जैसे उन दोनों का कोई प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। दरअसल यामी और नमित ने प्लान बनाया था। अब की बार जब लीला उन दोनों के पास आएगी वह उसे इग्नोर करेंगे। यामी और नमित जानते थे लीला मुखर्जी खानदान की नाजायज़ औलाद है। वह बहुत ज़्यादा घमंडी है। उसकी माँ ने मुखर्जी खानदान की असली बहू की हालत बहुत बुरी कर रखी है और मुकेश मुखर्जी की रखेल है और मुकेश मुखर्जी के दम पर मुखर्जी खानदान पर अपना राज चलाती है। इसीलिए लीला घमंडी है। उसकी माँ के हाथ में जब मुखर्जी खानदान की पावर है उसे किस बात का डर है। ये कारण जब यामी और नमिता ने लीला के घमंड को लीला को इग्नोर करके चोट पहुंचाई तब लीला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी असलियत सबके सामने खोल दी, जिसके कारण चिराग का सारा प्लान चौपट हो गया। अब चिराग अगर लीला को नमित को फंसाने के लिए यूज करेगा उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ये सोचकर दोनों ने एक दूसरे को देखकर इस्माइल की। उन दोनों ने सोचा कुछ दिन का पीछा छूटा। जब तक चिराग एक नए प्लान के साथ उन दोनों को परेशान करने नहीं आता, और वैसे भी कुछ दिन तो चिराग इस प्लान के फेल होने के कारण ही भौंकलाया रहेगा। फिर वह अपने प्लान का नया भाग तैयार करेगा जब तक नमित और यामी उस प्लान को फेल करने की सारी तैयारियां कर लेंगे। इधर चिराग क्लास में जाने की जगह आदित्य को अपनी कार की तरफ ले जाने का इशारा किया। आदित्य चिराग की व्हीलचेयर पकड़कर उसे उसकी कार तक ले आया, उसकी कार में बैठा दिया। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इधर लीला भी पार्किंग में अपनी कार लेकर चिराग की कार का पीछा करने लगी। थोड़ी देर में चिराग की कार एक शानदार विला के सामने आकर रुकी। आदित्य ने पहले चिराग की व्हीलचेयर उतारी और फिर चिराग को व्हीलचेयर पर बैठाकर उससे विला के अंदर चला गया। विला में ले जाकर चिराग सोफे पर बैठा दिया। यही कुछ 10 मिनट हुए होंगे। इतने में लीला दौड़ती हुई लिविंग रूम में आई और चिराग के पैरों को पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगी। लीला बोली, चिराग सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे से गलती हो गई, गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ चिराग सर मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे और मेरी माँ को बर्बाद मत करना वरना हम कहाँ जाएंगे। ये बोलकर चिराग के पैर पकड़कर रोने लगी। इतने में चिराग ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने लीला को बालों से बेरहमी से पकड़कर उसके गालों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। चिराग ने गुस्से में बोला, इसको ज़्यादा ही घमंड है, खुद को मुखर्जी खानदान की बेटी होने पर इसे ये याद दिलाओ यह मुखर्जी खानदान की बेटी नहीं है बल्कि नाजायज़ औलाद है। जब तक इसकी माँ को मेरा सपोर्ट ना हो, इसकी माँ और यह कुछ भी नहीं है। फिर भी इसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। चिराग ने सोचा, मैंने इस बिच लीना के जरिए उस कमीने नमित ने जो मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया था उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन इसने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा और दूसरा मोहरा इस शतरंज में बिछना पड़ेगा। बस इस बीच के घमंड के कारण अगर मैंने इस बीच का घमंड नहीं तोड़ा, मेरा नाम भी चिराग अग्रवाल नहीं। इसे भी पता चलना चाहिए जो चिराग के साथ दगा करता है उसकी क्या हालत होती है। इस बिच को गुरु माँ के पास भेज दो और इसके सारे कारनामे बता दो, और गुरु माँ से ये भी कहना ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसने हमारे प्लान को एक स्टेप पीछे भेज दिया है। अब हमें सुमित्रा ठाकुर और उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में करके बर्बाद करने में और वक्त लगेगा। बस इसी बिच के कारण ये किसी काम की नहीं है। गुरु माँ का नाम सुनते ही लीला डर के मारे लगभग रो ही पड़ी और बोली, चिराग सर प्लीज़ मुझे गुरु माँ के पास मत भेजिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपका काम जो भी बिगाड़ अगर सही नहीं किया मैं खुद की जान ले लूँगी। ये सुनकर चिराग जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रही थी। वह हंसते हुए बोला, बिच तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा? कभी नहीं, तुम्हारा नाम तो गुरु माँ ही करेगी। तुम्हें कैसी मौत मिलनी चाहिए, या तुम किसी और भी काम आ सकती हो, अब ये सब गुरु माँ पर डिपेंड करता है। उसके ये कहते ही चिराग पर एक आदमी लीला को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए विला से बाहर ले जाकर कार की डिक्की में बंद करके कहीं लेकर चला गया। वो कार लीला को लेकर एक बहुत ही खतरनाक जंगल में चली गई। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी ने कार रोकी और डिक्की से लीला के बालों से पकड़कर लीला को उस जंगल में घसीटते हुए बहुत ही खतरनाक गुफा की तरफ ले जाने लगा। उस गुफा के चारों तरफ कंकाल ही कंकाल मौजूद थे। जानवरों के, इंसानों के, बच्चों के। उस गुफा में ले जाते हुए उस आदमी ने लीला को जोर से धक्का दे दिया, जिसे लीला उस गुफा की नीचे मौजूद तलहटी में गिर पड़ी। उस आदमी ने जोर से कहा, गुरु माँ इस लड़की ने आपके प्लान को खराब किया है, गुरु माँ आप इस लड़की को सजा दे। CH-19 यामी की गुरु क्लास अटेंड करने के बाद नमित और यामी जब पार्किंग में आए, नमित बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यामी ने भी हाँ में सिर हिलाया।
वह भी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। नमित ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार आगे बढ़ा दी। उनकी कार अभी थोड़ी दूर ही गई थी, अचानक यामी को बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ खतरनाक होने वाला है। यामी पूरी पसीने में भीग चुकी थी। अचानक उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। यामी ने देखा चारों तरफ अंधेरा है। उस अंधेरे में दो बड़ी बड़ी खूंखार आंखें उसे नफरत से देख रही हैं। यामी ने अपने आसपास दुष्ट फीलिंग को महसूस किया। यामी को जब से वो दो खूंखार आंखें दिखने शुरू हुई थी, तब से उसे अपनी आंतरिक शक्ति में कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक से चारों तरफ का माहौल बदल गया। अब वो एक सफ़ेद कमरे में थी। वहां पर चारों तरफ सफ़ेद धुंधली हुई थी। जब यामी इधर उधर देखकर महसूस कर रही थी, अचानक इस जगह इतनी अच्छी फीलिंग कैसे आने लगी। तभी उसे एक सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही सुंदर सी महिला दिखाई देती है। वो औरत बोली, यामी मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मेरा नाम राजश्री अप्सरा है। यामी मैं तुम्हें गुरु होने के नाते एक बात बताना चाहती हूँ। तुमने थोड़ी देर पहले जो खूंखार फीलिंग महसूस की थी, वह तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हें उसका सामना करना होगा। तुम जिस इंसान की रक्षक हो उसकी रक्षा करना होगा। वो अभी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें जैसे मैं शिक्षित करती हूँ वैसे ही तुम्हें अब अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। मैंने तुम्हें पहले भी दिमाग कंट्रोल करने वाली शक्ति मिली थी। तब मैंने तुम्हें कहा था, यामी प्रैक्टिस करो और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन तुमने उस बात को इग्नोर करके दुनिया के छोटे मोटे मामले निपटाने में लगी। मैं आज तुम्हें खूंखार फीलिंग महसूस कराकर यही बताना चाहती हूँ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। अभी एक बड़ा तूफान आने वाला है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर तुम उस इंसान की अपनी रक्षा नहीं कर पाई, एक बार फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये पता होगा, तुमने पुनर्जन्म लिया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण भी यही है। पिछले जन्म में तुम लोग एक साधारण इंसान की तरह खत्म हो गए थे। यामी बोली, आपका कहने का मतलब है मेरा और नमित का पुनर्जन्म, हमारी आंतरिक शक्ति जागृत नहीं हुई, इसी कारण हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा। राजश्री बोली, तुम दोनों का पुनर्जन्म दुनिया को आने वाले तूफान से बचाने के लिए हुआ है। उसे तूफान के लिए तुम लोगों की आंतरिक शक्ति दिखाई गई है। असल में तुम लोग साधारण इंसान हो ही नहीं हो। तुम सही समझे, मैं तुम्हारे फ्रेंड नमित की बात भी कर रही हूँ। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है और तुम उसकी ही रक्षक हो। और तुम्हारे पिछले जन्म में तुम लोग इतनी आसानी से इसीलिए मारे गए। तुम लोगों ने इस दुनियादारी से अलग अपने अंदर झांक कर कभी देखा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे दुश्मन ने छुपकर तुम लोगों को आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन तुम लोगों के मरने के बाद इस दुनिया में क्या तबाही हुई तुम लोग नहीं जानते, इसीलिए प्रभु ने टाइम को वापस पीछे किया और इस बार तुम लोगों की आंतरिक शक्ति जगाना जरूरी था। इसीलिए तुम्हारी आंतरिक शक्ति पुनर्जन्म के बाद सक्रिय हो गई थी। राजश्री बोली, मास्टर नमित की आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है, लेकिन वह सक्रिय नहीं हुई है। जब तक मास्टर नमित की शक्तियां पूरी तरह जागृत नहीं हो जाती, तब तक तुम लोग उस तूफान को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार वह तूफान जल्दी आने वाला है। तुम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को प्रैक्टिस करके अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना होगा, फिर वापस आकर इस तूफान के कारण सबसे दुश्मन को खत्म करना होगा। इस बार के तूफान की बचने के लिए आपको मैं कुछ शक्तियों के द्वारा युद्ध करना सिखाऊंगी, उसी से आप मास्टर नमित की रक्षा कर सकती हैं। यामी बोली, गुरु माता, मैं आपकी बात थोड़ी तो समझ गई, लेकिन आप नमित को मास्टर नमित क्यों बोल रही है? ये सुनकर राजश्री बोली, देखो यामी, तुम उन्हें जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं मास्टर नमित को मास्टर क्यों बुलाती हूँ वह तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। आज से मैं तुम्हारे माइंड में कुछ टेक्निक ट्रांसफ़र कर रही हूँ। वह रोज सुबह 1 घंटे और रात को 1 घंटे प्रैक्टिस करनी होंगी, जिससे तुम आने वाले तूफान के लिए तैयार हो सके। इधर यामी, जब से उसकी आंखों में धुंधलापन छाया था तभी से वह बेहोश हो गई थी। उसे ये सब सपने में दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था सच्चाई हो। उसने पिछली बार इसीलिए इग्नोर किया था। शायद उसने 2 जन्म लिए हैं। शायद प्रकृति कुछ पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ गई है, जो शक्तियों के रूप में उत्पन्न हो गई है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी ये शक्तियां सच में कुछ बड़ा करने के काम आएगी। इधर कार में सबसे यामी बेहोश हुई थी। नमित घबरा गया था और यामी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यामी को बिल्कुल भी होश नहीं आया। नमित अनिल को फ़ोन करके जल्दी से यामी को हॉस्पिटल लेकर चला गया। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने नमित को देखकर जल्दी से यामी को चेक किया। ये हॉस्पिटल ठाकुर एंटरप्राइज का है। थोड़ी देर में अनिल भी जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। अनिल ने जब यामी के बारे में पूछने की कोशिश की, इतने में ही डॉक्टर बोर्ड से बाहर आए। बोले, उन्हें नॉर्मल बेहोशी है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। ये सुनकर अनिल एंड नमित हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उन्हें याद आया, कुछ दिनों पहले स्नैक के काटने से हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसके अंदर कमजोरी थी। अगर थोड़ा सा भी पोषण इधर उधर हुआ, यामी को ऐसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर ने बताया था। नमित और अनिल ने राहत की सांस ली। डॉक्टर बोले, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इधर यामी को होश आ चुका था। उसने चारों ओर देखा, खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुस्कुराते हुए सोचा, नम भी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है,
बेहोश क्या हुई, नम मुझे सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। फिर वह अपनी गुरु माता की बातें सोचते हुए बोली, गुरु माता ने बताया वो सच हो सकता है, पुनर्जन्म संभव है, वह शक्तियां भी मौजूद होती हैं। मैंने पहले इग्नोर करके गलती कर दी। अब से मुझे छोटे छोटे मामलों पर ध्यान देने की बजाय मुझे अपने नमित रक्षा करनी है। गुरु माता ने कहा था, नमित पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे नमित की रक्षा करनी है, मैं अपनी जान लगाकर भी नमित की रक्षा करूंगी। ये सोचते हुए जो उसकी गुरु माता ने योग शक्ति दी थी उनका ध्यान करने लगी। वो अभी से स्टार्ट कर दी, क्योंकि राजश्री जी ने उसे ये कहा था 1 घंटे पक्का प्रैक्टिस करनी है। उसे राजश्री जी की बात मानने के अलावा भी खुद की शक्तियों को मजबूत करना होगा, जिससे आसानी से नमित को प्रोटेक्ट कर सके जब तक नमित जी यादाश्त और शक्तियां वापस नहीं आ जाती। इधर नमित और अनिल ने फैसला किया था, अब से यामी के खाने पीने का ध्यान वह दोनों मिलकर रखेंगे। घर पर अनिल और स्कूल में नमित, इसी तरह दोनों मिलकर यामी के पोषण की कमी पूरी कर सकते हैं। अनिल और नमित यामी को घर ले आते हैं। इधर यामी अपनी योग शक्ति की प्रैक्टिस करने लगती है और नियमित और अनिल यामी को पोषण देने के लिए प्रॉपर डाइट फॉलो करवाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रात दोबारा लगभग गायब ही हो गया था। विक्रम तो उस दिन से ही गायब था जिस दिन विक्रम की पिटाई हुई थी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अचानक स्कूल वालों ने स्विमिंग कंपटीशन रखा। अब एग्जाम आने वाले थे। वह 12th के स्टूडेंट्स के बीच एग्जाम की टेंशन खत्म करने के लिए एक फ्रेंडली मैच कराना चाहते थे। कंपटीशन 5 दिन बाद रखा गया था। सारे बच्चे एक्साइटमेंट से इंतजार कर रहे थे। कंपटीशन के 2 दिन पहले चिराग एकदम फिट एंड फाइन होकर स्कूल में आ गया था। इसी तरह जब उसे स्विमिंग कंपटीशन के बारे में पता चला, उसने नमित को चैलेंज कर दिया, मैं मॉम डैड से कोई शिकायत नहीं करूंगा अगर तुम मुझसे कंपटीशन में जीत भी जाते हो, इसलिए क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग कंपटीशन करना चाहते हो? पूरी क्लास के सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चिराग ने धीरे से कान में नमित के कहा। नमित ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। वह चिराग नमित को देखकर बोला, वैसे तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो यामी को इम्प्रेस कर सकते हो। लेकिन नमित ने चिराग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह यामी के पास आकर खड़ा हो गया। यामी इस कंपटीशन में भाग नहीं लेने वाली थी। यही कारण था नमित ने चिराग का चैलेंज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वह स्विमिंग करता यामी को मनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसने चिराग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। यामी के बार बार बेहोश होने के कारण अनिल और नमित दोनों ने ही उसे मना कर दिया था। इसीलिए गुस्से में मुंह फुलाकर यामी साइड में खड़ी थी, क्योंकि उसे भी स्विमिंग करनी थी। लेकिन नमित और अनिल ने ये बोलकर मना कर दिया था, स्विमिंग करने में स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए इंसान को एकदम फिट और फाइन होना चाहिए। तुम हॉस्पिटल से आने के बाद 2 बार बेहोश हो चुकी हो। यामी उन्हें यह नहीं बता सकती, वो अपनी शक्तियों के कारण बेहोश हुई थी, इसीलिए उसने उनकी बात मान ली, लेकिन वो उन दोनों से ही गुस्सा हो गई थी। इधर जब नमित में यामी को गाल फुलाए खड़े देखा, वो स्माइल करते हुए बोला, कोई बात नहीं है, अगली बार कर लेना स्विमिंग, तुम्हें तो पता है ना, तुम 2 बार बेहोश हो चुकी हो, हमें तुम्हारी सेहत की चिंता है। यामी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन यामी के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल और आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसके आंखों के सामने का सीन अलग ही था। असल में यामी को 6 पैक एब्स और 8 पैक एब्स वाले लड़के की बॉडी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसे बॉडी बिल्डर दिखाते हैं ना, बिना शर्ट के। फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड में सेलिब्रिटी बिना शर्ट के अपने 6 पैक एब्स डोले एंड स्ट्रांग चेस्ट दिखाते हैं, वो सीन यामी को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसीलिए जब यामी ने सामने देख रही थी, बहुत सारे लड़के हाफ पेंट में अपने 6 पैक एब्स पैक डोले लिए स्विमिंग पूल के सामने खड़े थे। करीब 20 लड़के हैंडसम और बॉडी बिल्डर खड़े थे स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने वाले। जब यामी ने इतने सारे हैंडसम और बॉडी बिल्डर लड़कों को देखा, यामी के चेहरे पर ब्राइट स्माइल, आंखों में चमक देखी। नमित पहले कुछ देर यामी को शक भरी नज़रों से देखने लगा, फिर जब उसने यामी की नज़रों का पीछा किया, उसका चेहरा काला पड़ गया। यामी दूसरे लड़कों के 6 पैक एब्स और डोले देख रही थी। नमित को इतनी जलन हुई, उसने यामी का हाथ पकड़ा और कुछ दूर मौजूद के चेंजिंग रूम में खींच कर ले गया। वहां जाकर एक प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोला, उसमें जाकर यामी को एक वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया। यामी को नमित को घूर कर देखने लगा, यामी भी उसकी आंखों देखकर घूरने लगी। ये देखकर नमित चिढ़ गया, उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर रख दी और बोला, अब देखो कितना देखना है उतना, लेकिन यह नहीं, दूसरे लड़कों को देखो। यामी नमित की जलन देखकर जल्दी से अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर उसकी बॉडी को अपने हाथों से टच करके बोली, ठीक है, मैं देखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं टच करके भी देखूंगी। ये सुनकर नमित हैरान होकर यामी को देखने लगा। नमित सोच रहा था, ये लड़की कितनी बेशर्म है, इसकी जगह कोई और लड़की होती, शर्मा कर गर्दन झुका लेती या यहाँ से भाग जाती। नमित ये सब सोच ही रहा था। अचानक उसे अपनी बॉडी में कर्ट सा फील हुआ। उसने यामी के हाथों को देखा, वो उसके 8 पैक एब्स को टच करके देख रही थी। ये देखकर नमित ने झटके से यामी का हाथ पकड़ लिया। यामी उसे गुस्से से घूरने लगी। ये देखकर नमित बोला, यह क्या कर रही हो? यामी नमित को कुछ बोलती, इतने में ही उनके चेंजिंग रूम के गेट पर कोई नॉक करने लगा।
CH-20 ज्ञानी की किडनैपिंग। नमित ने यामी को जल्दी से टेबल के नीचे छुपाया और दरवाजा खोला। तब नमित ने देखा कि सामने प्रीति खड़ी है और नमित को ललचाए नजरों से देख रही है। ये देखकर नमित उसने कड़क आवाज में बोला, प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर प्रीति बोली, वो नमित तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। नमित प्रीति से बोला, चलो चलते हैं। जिसके बाद प्रीति नमित के पीछे पीछे चल दी। नमित आगे चला गया। फिर प्रीति ने हल्का सा मुड़कर अजीब सा इशारा किया। जब प्रीति और नमित प्राइवेट चेंजिंग एरिया से चले गए तब अचानक एक काली परछाई तेजी से एक रूम से निकलकर जिस रूम से नमित निकला था उस रूम में घुस गई। अचानक उसने डंडे से यामी के सिर पर वार कर दिया। यामी पीछे मुड़कर देखती है। इतने में उस परछाई ने यामी की गर्दन पकड़ ली, जिससे यामी भी धीरे धीरे बेहोश हो गई। फिर उस परछाई ने यामी को गोद में उठाया, चेंजिंग रूम के दूसरे दरवाजे से गायब हो गई। इधर जब नमित प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा शायद यामी मुसीबत में यही महसूस करते हैं। वह प्रीति को घूर कर देखने लगा। प्रीति नमित की आंखें देखकर अजीब सा डर महसूस कर हड़बड़ा कर इधर उधर देखती हुई बोली, क्या हुआ नमित? नमित की आंखों में ऐसा पता नहीं क्या था। प्रीति की पूरी बॉडी में जलन होने लगी। यह महसूस करते ही प्रीति जल्दी से बोली, नमित मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कपिल धारण ने बोला था तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। कपिल धारण का नाम सुनते ही नमित सब कुछ समझ गया। प्रीति से अपनी नजरें हटा ली। दरअसल नमित ने अपनी दिव्य नजरों का प्रयोग करके प्रीति को सच बोलने पर मजबूर किया था। अगर प्रीति झूठ बोलती नमित अपनी आंतरिक शक्ति उस पर और मजबूत कर देता, जिससे प्रीति के बॉडी अंदर से जलने लगती है। प्रीति ने सब कुछ सच बता दिया था। नमित ने प्रीति को जाने दिया और सोचने लगा। कपिल धारण के बारे सोचते हुए वह स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। इधर चिराग भी छिपकर सब कुछ सुन रहा था। वह बोला, यह सही मौका है चिड़िया को वापस जाल में फंसाने का, उसे बचाकर। मुझे लगता वो कपिल धारण शुरू से ही यामी के पीछे पड़ा है। चिराग अभी यह सब सोच ही रहा था तभी चिराग की कानों में प्रीति की आवाज आए। प्रीति बोली, वो घमंडी और दिखावटी यामी भी ना पता नहीं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। अग्रवाल खानदान के दोनों लड़के ही उसके पीछे पड़े हैं। काश वो कपिल उसे जान से मार दे तो वह चिराग की प्रॉपर्टी भी हासिल नहीं कर पाएगी। चिराग को मैं अपना बनाकर चिराग की हेल्प अग्रवाल खानदान की पूरी प्रॉपर्टी हासिल करने में करूंगी। प्रीति की बात सुनकर चिराग के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। चिराग जाकर प्रीति के पीछे खड़ा हो गया। प्रीति को अपने खतरनाक ओरा ऐसे घेरने लगा। उसका ओरा ऐसा था जैसे कोई राक्षस हो। प्रीति को अपने आसपास एक खतरनाक फीलिंग महसूस हुई, जिससे प्रीति के शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत खतरनाक शैतान खड़ा है। यह महसूस करते ही प्रीति कांपने लगी। इतने में चिराग ने प्रीति के गर्दन को हल्के से दबाया, जिससे प्रीति कटी पतंग की तरह लुढ़क कर नीचे गिर गई। ये देखकर चिराग खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, मुझे पाने के सपने देख रही है बेवकूफ़। ये बोलकर उसने अपने पीछे से शैडो गार्ड के रूप में काम करते एक आदमी को इशारा किया। वह जल्दी से उसके पास आया। फिर भी चिराग ने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। चिराग ने उस आदमी से कहा, काली इससे गुरु माँ के पास पहुंचा दो, इसे शैतानों में इंटरेस्ट है, ये गुरु माँ के बहुत काम आएगी। काली को भी पता था चिराग अपने बारे में बात कर रहा है। ये सोचकर काली के चेहरे पर भी एक खतरनाक स्माइल आ गई। काली ने प्रीति को एक झटके में उसके बालों से पकड़कर सीधा खड़ा किया और हवा की तरह उसे लेकर गायब हो गया। वो इतनी स्पीड से गया आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला। बस एक जोरदार हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे महसूस करते ही लोगों के शरीर में कपकपी महसूस हुई। उन लोगों ने ऐसा महसूस किया जिससे उनके पास से कोई शैतान गुजरा हो। यह महसूस करते हैं उन लोगों ने अपना सर पटक दिया, अपने अपने काम में लग गए। इधर नमित स्कूल की पार्किंग में आकर रोनाल्डो को फोन करता है। रोनाल्डो फोन उठाकर बोला, हेलो बॉस, कैसे याद किया आज? नमित बोला, रोनाल्डो तुम्हारी लेडी बॉस का किडनैप कर लिया गया है, उनका पता लगाओ, उसे कहाँ ले जाया गया है। ये सुनकर रोनाल्डो घबराते हुए बोला, ठीक है बॉस, मैं जल्दी ही ढूंढता हूँ। नमित बोला, रोनाल्डो जल्दी नहीं है, उसके पास आंतरिक शक्तियाँ हैं, तुम्हें पता वो खुद को बचा लेगी। नाना जी ने कहा था बड़ी मुसीबत के प्यादे आने शुरू हो गए हैं, मुझे डर कहीं किसी प्यादे को यामी के बारे में पता ना चल जाए, वरना तुम तो जानते ही हो इन सब के पीछे वाला इंसान कितना खतरनाक है। उससे लड़ने के लिए हमें कड़ी ट्रेनिंग की और अब हमारी शक्तियां बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए तुम्हें अपनी लेडी बॉस को अनजान शक्तियों से प्रोटेक्ट करना है। पहले अपनी लेडी बॉस को ढूंढो और फिर उनके चारों तरफ ऐसे डिवाइस लगा दो किसी को पता ना चले तुम्हारी लेडी बॉस कहाँ है। उस कपिल धारण से तो तुम्हारी लेडी बॉस ही निपट लेगी। यामी के बारे में सोचकर नमित के चेहरे पर एक अट्रैक्टिव स्माइल आ जाती है। नमित खुद से बोला, कपिल धारण तुम्हें क्या लगता है मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा? मैं यामी को ट्यूशन पढ़ाने आया था, उस दिन तुम हम दोनों को देखकर कितनी गुस्से में गए थे। तभी नमित को कुछ याद आया, उस दिन उससे आसपास किसी काली शक्ति का आभास हुआ था। अचानक नमित को याद आया आज भी उसे प्राइवेट चेंजिंग रूम में काली शक्ति का आभास हुआ था। ये याद करते ही नमित थोड़ा परेशान हो गया।
फिर भी उसने सोचा यामी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो अकेला प्यादा यामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी यामी की सेफ्टी के लिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा। ये सोचकर वह रोनाल्डो को एक मैसेज करता है, अपनी कार में बैठकर जल्दी ही निकल जाता है। इधर चिराग भी प्रीति को ठिकाने लगाकर वहां से जल्दी ही निकल जाता है, वह भी यामी को ही ढूंढने गया था। नमित ने सही सोचा था, कपिल धारण को काली शक्तियां मिल चुकी थी। इस वक्त वो किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। कपिल धारण की कुर्सी पर बैठा था, उसके चारों ओर 3 काले कपड़े वाले आदमी खड़े थे। कपिल धारण के बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, बड़े बड़े बाल, उसके हाथ पैर शरीर किसी पहलवान की तरह मोटे थे और उसकी मांसपेशियां साफ साफ उसकी स्किन से दिख रही थी। वह प्रॉपर्टी के लालच में अंधे नमित और चिराग को यामी के साथ नहीं देख सकता था। वह गुस्से में घर से बाहर चला गया था। फिर उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसका खून बह रहा था। कपिल ने बिना अपनी चोट पर ध्यान दिए अपने गुस्से में चला जा रहा था। अचानक एक काली परछाई उसके सामने आई, उसके हाथ को पकड़कर अपने मुंह में लेकर कपिल का आधे से ज्यादा खून पी गई। जब कपिल ने सोचा वो मरने ही वाला है, इतने में उस परछाई ने उतना ही खून उसकी बॉडी में वापस डाल दिया। फिर उस परछाई ने उसका खून वापस पीना शुरू कर दिया। कपिल को दोबारा लगा वह मरने ही वाला था। उस परछाई ने वापस उसकी बॉडी में खून डाल दिया। वैसे ही कम से कम 6-7 बार किया, फिर वह परछाई गायब हो गई। वह डर के मारे अपने घर में चला गया। उसे रात अचानक उसे अपने शरीर में ऐंठन महसूस हुई। उसका शरीर मोटा और बड़ा होने लगा। धीरे धीरे उसके स्किन पतली होती गई और उसकी मांसपेशियां दिखने लगी। उसके दांत भी बड़े होने लगे, आंखों का कलर भी चेंज हो गया। उसने खुद को आईने में देखा, वह इतना डर गया, कम से कम आधे घंटे तक चीखा। कपिल स्टडी में अच्छा था, इसलिए स्कॉलरशिप लेकर गांव से आया था। कपिल ने स्कूल में पहली बार यामी को देखा था, वो उसे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे वो पसंद उसके पागलपन में बदलती गई। जब उसने यामी के बारे में सुना अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी यामी के नाम पर है, उसने सोचा यामी को फंसाकर अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा। फिर उसे पता चला अग्रवाल खानदान के दोनों पोते प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया था, इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर यामी को पाकर रहेगा। उसके बाद से ही वह यामी के पीछे लग गया। लेकिन वह किसी काम से अपने गांव गया था। यामी के साथ वो स्नैक वाली घटना हो गई। उसके बाद जब वह गांव से लौटा, उसके दोस्त ने उसे सारी घटना बताई। वह उसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बताया उसकी फैमिली, चिराग, नमित और उसके दोस्त साथ ही हैं। उसने 2 दिन बाद जाने का डिसाइड किया था। जब मिलने गया था वहां नमित और यामी पढ़ाई करते हुए दिखे। अगली सुबह जब कपिल यामी से बात करने जा रहा था, वो अनिल के साथ स्कूल चली गई। यामी के घर के सामने एक गैराज है, उसमें से कपिल ने भी एक गाड़ी किराए पर ली। वह भी यामी के पीछे स्कूल चला गया। जब वह स्कूल में पहुंचा, यामी चिराग के साथ बहस कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद यामी बेहोश हो गई। जब कपिल यामी के पास जाने ही वाला था, इतने में नमित कर यामी को गोद में उठा लिया और मेडिकल डिस्पेंसरी में ले गया। वहां जब उसने डॉक्टर की बात सुनी, उसने राहत की सांस ली। फिर वो घर आ गया। फिर उसने स्कूल से ट्रांसफ़र लेटर ले लिया और फिर स्कूल उसने छोड़ दिया, क्योंकि वह एक राक्षस की तरह बन गया था। रात को जब कपिल वापस राक्षस बन गया, तो कपिल की खून पीने की इच्छा हुई, इसीलिए वह जंगल में जानवर ढूंढने चला गया। जब वह जंगल में 1-2 जानवर मारकर उनका खून पी चुका था, इतने में उसके सामने काले कपड़ों में पूरी ढकी एक औरत आकर खड़ी हुई और उसने भयानक आवाज में उससे कहा था, अगर वह जब मन चाहे राक्षस और जब मन चाहे इंसान बनना चाहता है, उसे कपिल को गुरु मानना होगा और जो भी विधियां वह सिखाएगी उन्हें सीखना होगा और हमेशा उस औरत का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। कपिल भी अचानक राक्षस बनने से परेशान हो चुका था। वह ऐसे कभी भी यामी को नहीं पा सकता था, इसीलिए उसने उस औरत की बात मान ली, उस औरत का गुलाम बनने को तैयार हो गया।